आज का टॉपिक है हंटिंगटन्स डिसऑर्डर। हंटिंगटन्स जो है एक ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है डांसिंग। बेसिकली आज का टॉपिक में क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हंटिंगटन्स डिसऑर्डर यानी कि डांसिंग डिसऑर्डर, इसके में क्या होता है, व्यक्ति जो है डांस करता है, जैसे कि नॉर्मली शादी वगैरह में कोई फंक्शंस में नॉर्मल इंसान डांस करता है ना, ठीक उसी तरीके से हंटिंगटन्स के जो मरीज होते हैं वैसे ही डांस करते हैं। ठीक है, और ये जो है डांस जिस तरह से स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है, उस तरह से हंटिंगटन्स जो होता है, हंटिंगटन्स मरीज से जब आप देखोगे तो उनका जो बॉडी मूवमेंट है वो स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। हंटिंगटन्स पेशेंट ना अगर वो सोने की कोशिश कर रहे तो उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है, उनका हाथ उनका पैर मूवमेंट कर रहा है, कैसे वो सो पाएंगे। अगर वो बैठने की कोशिश करे तो उनका हिप मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी वजह से उनका जो डेली लाइफ एक्टिविटी होता है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसे हम कोरिया के भी नाम से जानते हैं। अब आता है डेफिनेशन पे, तो कहता है कि इट इज ए क्रोनिक progressive hereditary disease of CNS in which degeneration of cerebral cortex and basal ganglia cause progressive chorea, involuntary movement and dementia। हंटिंगटन्स डिसऑर्डर एक क्रोनिक है। क्रोनिक बेसिकली ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, जैसे कि पहले जो है किसी एक बॉडी पार्ट्स में हुआ, फिर धीरे धीरे जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया, यानी कि पूरे बॉडी पार्ट्स में जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, डांसिंग लाइक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्रोग्रेसिव यानी क्रोनिक होगा तो प्रोग्रेसिव तो होगा ही लंबे समय तक। और हेरिडेटरी डिजीज यानी कि बेसिकली क्या होता है कि अगर बेसिकली अगर पेरेंट्स में है, यानी कि मम्मी पापा दोनों में है, तो बच्चे में हंटिंगटन्स का 99% चांस होता है। ठीक है, और अगर किसी एक पेरेंट्स में, मान लीजिए कि माँ को है पापा को नहीं है, तो भी बहुत ज्यादा चांस होता है हंटिंगटन्स डिसऑर्डर होने का। ठीक है, तो ये एक हेरिडेटरी डिजीज है, जीन में पास आउट हो जाता है। उसके बाद बेसिकली हंटिंगटन डिसऑर्डर में ऐसा होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक CNS यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें नर्व सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हंटिंगटन्स डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो बेसल गैंग्लिया है, उनका डीजेनरेशन हो जाता है। डीजेनरेशन का मतलब हुआ डेथ हो जाना, ठीक है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है कि जो भी आप बोल रहे हो या फिर थिंकिंग करते हो, रीजनिंग करते हो, आपका इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, एवरीथिंग इज अंडर द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और बेसल गैंग्लिया क्या होता है, बेसल गैंग्लिया एक प्रकार का न्यूक्लियस होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, बेसल गैंग्लिया, और इसे हम जो है कोरिया भी बोलते हैं। और इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कोरिया का मतलब, कोरिया जो वर्ड है या जो हंटिंगटन्स वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। बेसिकली साइंटिफिक टर्म में हम इसे कोरिया बोलते हैं। और हंटिंगटन्स वर्ड जो है इसका मतलब डांस होता है। ठीक है, एंड डिमेंशिया। तो कोरिया और हंटिंगटन्स में क्या कोई डिफरेंस है, नहीं, दोनों का सेम है। हंटिंगटन्स बोले कोरिया बोले, दोनों का एक मतलब होता है। और अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया, ये हम पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसका कहते हैं हंटिंगटन्स डिसऑर्डर में, एक्चुअली हंटिंगटन्स डिसऑर्डर में पर्सन डांस लाइक मूवमेंट करता है। सोचिए अगर आप 10 मिनट डांस करते हैं तो फिर क्या स्थिति हो जाती है, पूरा जो मसल्स है उसमें पेन होने लगता है ना। तो सोचिए जो व्यक्ति का कंटिन्यू डांस लाइक मूवमेंट बॉडी हो गया होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी एनर्जी लेवल कितनी वीक होगी, कितना मसल्स रिजिड होगा, कितना मसल्स में टाइटनेस हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज हंटिंगटन्स कोरिया, हेरिडेटरी कोरिया ऑफ एडल्ट कोड, यानी कि बेसिकली कह रहा है कि हंटिंगटन्स कोरिया भी बोलते हैं इसको, और एक हेरिडेटरी है। एडल्ट्स में ज्यादा देखा गया, एडल्ट्स को हेरिडेटरी की वजह से जो है ये बीमारी देखने को मिली है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया गया था 1872 में डिस्क्राइब किया गया था, एक अमेरिका के डॉक्टर थे जॉर्ज हंटिंगटन्स, उन्हीं के नाम पे ये बीमारी भी कब पड़ा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं काउज एंड रिस्क फैक्टर की। तो इसका जो है 4 मेन काउजेज हैं, या फिर कहें कि रिस्क फैक्टर है 4। कौन कौन सा? फर्स्ट है एग्जैक्ट काउज इज अननोन, एक्चुअली इसका जो मेन कारण है वो क्या है ये अननोन है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में मैंने बताया था जैसे पेरेंट्स को है तो बच्चे को बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स, जीन में अगर आ गया, मान लीजिए उसके पेरेंट्स को नहीं था बट ग्रैंडफादर को था, तो कहीं ना कहीं जीन उसके अंदर आ गया है तो एक चांस बनती है। एज,
मतलब कि 25 से 55 के बीच में, यानी ओल्ड एज में क्या होता है, कई सारे नर्व्स जो है वो डैमेज होते हैं, कई सारे चेंजिंग आते हैं, इसकी वजह से भी एज एक फैक्टर होता है हंटिंगटन। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम ये देखेंगे कि जो हंटिंगटन्स डिसऑर्डर है वो कैसे हो रहा है, यानी कि क्या ऐसी कह सकते हैं कि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उसमें क्या ऐसी परिवर्तन हो रही है जिसकी वजह से जो है ये डिजीज अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में हमने कई सारे ऐसे फैक्टर पढ़े, हेरिडेटरी फैक्टर, एज पढ़ा, जेनेटिक फैक्टर पढ़ा है ना। उसके बाद क्या होता है कि प्री मैच्योर डेथ ऑफ सेल्स इन बेसल गैंग्लिया। हमने अभी बताया था कि व्हाट इज बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया एक प्रकार का न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, डेथ होने लगता है, यानी कि इटियोलॉजी के कारण बेसल गैंग्लिया का डेथ होता है। उसके बाद लॉस ऑफ सेल्स इन कॉर्टेक्स रीजन, हमने पढ़ा था अभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है उसका भी जो वहां का जो सेल्स है, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो सेल्स होते हैं उनका लॉस हो रहा है, उनका भी डेथ हो रहा है। नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ सेल्स इन सेरिबेलम। सेरिबेलम के जो सेल्स हैं उनमें लॉस हो रहा है, यानी कि डेथ हो रहा है। ठीक है, पूरे सेल्स नहीं डेथ करे, कुछ सेल्स का डेथ हो रहा है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो हमने फाइंड आउट किया कि 3 चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, देन गैंग्लिया, देन सेरिबेलम, इन तीनों के सेल्स जो हैं डेथ हो रहे हैं। उस डेथ होने की वजह से क्या हो रहा है कि लैक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा एंड एसीएच, यानी कि जो गाबा है और एसीएच यानी एसिटाइल कोलिन है, ये गाबा और एसीएच जो है एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल्स होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। तो जो गाबा है और एसीएच है उसकी कमी हो रही है। क्यों हो रही है कमी? क्योंकि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, बेसल गैंग्लिया है, जो सेरिबेलम है, जो न्यूरोट्रांसमीटर बना रहे हैं, गाबा और एसीएच का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनके सेल्स डेथ हो रहे हैं। इसकी वजह से गाबा और एसीएच का हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी हो रही है। अब ठीक है, गाबा अगर एसीएच कम ही रहा है तो क्या मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो गाबा है, गावा जो है एक प्रकार का रेगुलेटर का काम करता है, कंट्रोल करता है किस चीज को? डोपामीन। व्हाट इज डोपामीन? डोपामीन एक प्रकार का केमिकल है, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल भेजता है मसल्स को, ठीक है, कब आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब आपको रिलैक्स होना है, मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है डोपामीन। तो और ये तो हो गया डोपामीन, यानी कि अगर डोपामीन का लेवल ऊपर और नीचे होगा उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? मसल्स पे दिखेगा। अगर ज्यादा हो गया डोपामीन, यानी सिग्नल ज्यादा भेज रहा है मसल्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, मूवमेंट करो, और अगर डोपामीन का लेवल कम हो गया इसका मतलब वो सिग्नल भेज रहा है कि तुम अब रिलैक्स करो, ठीक है, यानी कि मूवमेंट नहीं होगा। तो डोपामीन का डिपेंड करता है हमारे मसल्स के रिलैक्सन और कंट्रैक्शन पे। और डोपामिन किस पे निर्भर करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर पे, गाबा पे। गाबा और एस जो मेनली गाबा है वो इसको रेगुलेट करता है डोपामिन के सिक्रेशन को। तो क्योंकि बॉडी में सेल्स का डेथ हो रहा है जिसकी वजह से गाबा का कमी हो रहा है और गाबा रेगुलेट करता है डोपामिन को, तो लॉजिक सी बात है कि जैसे कि जनरली क्या होता है कि मान लीजिए घर है, घर में मम्मी पापा नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से मस्ती करना शुरू कर, जो मन में आ रहा है वो कर रहे, टीवी देख रहे हैं, घूमने चले गए, इस तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर के जो गार्जियन, जो हमारे कंट्रोलर है, हेड है, वो ही नहीं है। ठीक है, तो हम बहुत सारी जो है इनवॉलेंट्री काम करते हैं। ठीक उसी तरह से जो डोपामीन है उसका लेवल इंक्रीज हो गया है, ठीक है, क्योंकि गावा ही नहीं है कंट्रोल करने के लिए उसे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोरिया, जड़ की मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मैं पहले ही बोली थी कोरिया का मतलब होता है जड़ की या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो करना। तो क्योंकि डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो गया, जो मसल्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है वही कंट्रोल में नहीं है, तो लॉजिक सी बात है कि जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, उनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी और डिमेंशिया भी एक जो है काउज करता है। तो आई होप पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा।
इससे एक चीज और समझ में आया होगा कि जो हंटिंगटन्स डिसऑर्डर है उनमें उसमें क्या होता है कि जो डोपामीन होता है, डोपामीन का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि डोपामीन का लेवल ज्यादा होने की वजह से हंटिंगटन्स डिसऑर्डर होता है, डांसिंग लाइक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। और ये डोपामीन क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स थे, सेरिब्लम था या फिर जो बेसल गैंग्लिया थे, उनका डेथ हो रहा है। उनके डेथ की वजह से जो गावा जो इसको कंट्रोल कर रहा था उसकी कमी हो गई, जिसके से इनका डोपामीन का मन बढ़ गया और ये जो है इनका लेवल को इंक्रीज कर दिया। तो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके समझना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स को हम जो बेसिकली जो हंटिंगटन्स डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको 3 में कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है मूवमेंट डिसऑर्डर। तो मूवमेंट डिसऑर्डर में हमने पहले ही बताया था कि पहला जो सिम्टम्स हम पढ़ेंगे वो मूवमेंट से रिलेटेड पढ़े, यानी कि बॉडी मूवमेंट। हम बताए थे हंटिंगटन्स में बॉडी का मूवमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इनवॉलेंट्री जर्की और डांस लाइक मूवमेंट एंड मसल रिजिडिटी। लॉजिक सी बात है कि इनवॉलेंट्री जर्की और डांस लाइक मूवमेंट ये बीमारी ही है जिसमें इंसान डांस करने लगता है। ठीक है, और मसल रिजिडिटी मैं फिर से बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट डांस कर जाए तो बॉडी में थकावट हो जाती है, उसके मसल्स जो है थक जाते हैं, यानी कि मसल्स क्या हो जाते हैं? रिजिड हो जाते हैं। और इसमें तो लगातार जो है व्यक्ति का मसल्स जो है मूवमेंट में है, तो उसमें मसल रिजिडिटी तो शो करेगा ही ना। उसके बाद एबनॉर्मल आई मूवमेंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आई मूव करता है वो आई के जो मसल्स होते हैं उनकी मदद से मूव करता है। अब मसल्स का मूवमेंट ही एबनॉर्मल हो गया तो आई बॉल का भी मूवमेंट एबनॉर्मल होगा। इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, क्यों पोस्चर और बैलेंस इम्पेयर्ड हो जाएगा? इसीलिए होगा यानी कि क्योंकि हम जानते हैं जो सेरिबेलम है उसके सेल्स का लॉस हो रहा है, उसके सेल्स का डेथ हो रहा है। और सेरिबेलम जो होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, हमारे बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो सेरिबेलम करता है। और हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब हुआ कि बॉडी को एक पोस्चर मेंटेन करता है, बॉडी को एक बैलेंस मेंटेन करता है, इसीलिए सिम्टम्स अपीयर होंगे। उसके बाद क्योंकि वो डैमेज हो चुका है। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग ड्यू टू मोटर कंट्रोल, अब बोलने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, मैं अभी बोल रही हूं मेरे अपने टंग्स की मदद से मैं बोल रही हूँ। टंग, व्हाट इज टंग? टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है। और क्योंकि मसल्स में इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, डोपामिन इंक्रीज होने की वजह से, इसलिए टंग पे भी हमारा जो मूवमेंट है, हम जिस तरह से मूव करना चाहेंगे वो उस तरह से मूव नहीं करेगा और इसलिए हमें बोलने में, बात करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर। हमें कॉग्निटिव डिसऑर्डर पढ़ने की क्यों, मतलब कॉग्निटिव डिसऑर्डर होगी, सिम्टम्स में हम देख रहे हैं कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर करने का सेंस हुआ कि कॉग्निटिव सिम्टम्स देखने को मिलेगा। 3 ऐसे मेन सिम्टम्स हैं जो हंटिंगटन्स पेशेंट में देखने को मिलती है। अब हम कॉग्निटिव जो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो डैमेज हो जाता है। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया तो हम जो बोल रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, मेमोरी हो गया, कॉग्निटिव फंक्शन हो गया, ऑल डिपेंड्स ऑन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होने की वजह से हंटिंगटन्स पेशेंट में कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर है वो भी देखने को मिलती है, जिसमें कि डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग टास्क एंड डिसओरिएंटेशन। व्हाट इज डिसओरिएंटेशन? जैसे टाइम प्लेस को लेके ओरिएंटेड नहीं होना, जैसे कि उससे पूछा अगर जाए कि भी कितना समय हो रहा है, उसे समझ नहीं आएगा। आप किस जगह पे हो, उसके आप सवाल करोगे आप किस जगह पे हो, अभी टाइम क्या है, प्लेस क्या है, वो उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डिसओरिएंटेशन। उसके बाद वो टास्क नहीं परफॉर्म कर पाया क्योंकि हम जो भी टास्क कर रहे हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है हमारे बॉडी में, हमारा जो सेरिब्रम है उसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स पाया जाता है, उसकी मदद से जो है हम कर पाते हैं। क्योंकि वो डैमेज हो चुका है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दैट्स वाई कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। डिफिकल्ट इन फोकस का वही कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। स्लोनेस इन प्रोसेसिंग थॉट्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, थाउट करना, मेमोरी को याद रखना। यानी कि जो आपने फर्स्ट ईयर में जब सेरिब्रम का फंक्शन पढ़ रहे होंगे, सेरिब्रम पता है
कि 9 मतलब कह सकते हो अप्रॉक्स 80% जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो तो सेरिब्रम ही परफॉर्म करता है ना, क्योंकि राइट उसका 2 पार्ट्स होता है। तो सेरिब्रम अगर सेरिब्रम डिस्टर्ब हो गया तो सारे ब्रेन का फंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर सेरिब्रम डिस्टर्ब कहने का मतलब हुआ सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिस्टर्ब होना, ठीक है। चलिए, डिफिकल्टी इन न्यू यानी कि न्यू थॉट्स या फिर न्यू जो आइडियाज होते हैं वो नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अब साइकेट्रिक चेंजेस क्यों आएंगे? क्योंकि लॉजिक सी बात है, वो सो नहीं पा रहा, वो बैठ नहीं पा रहा, ढंग से खा नहीं पा रहा, क्योंकि उसके बॉडी मूवमेंट इतने कर रहे हैं कि वो खाने की कोशिश कर रहा है, खा ही नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी देखने को मिलेंगे, और ब्रेन में बहुत सारे सेल्स का डेथ हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इसकी वजह से भी देखने को मिलती है। तो क्या क्या मिलेगी? सैडनेस, वो दुखी रहेगा, अब बेचारा खाने की कोशिश कर रहा है, खा नहीं पा रहा, डिप्रेशन तो होगी ना, एंजाइटी तो आएगी ना, तो सैडनेस होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी काम वो नहीं कर पाएगा। नॉर्मल अगर सर्दी बुखारी किसी को हो जाए तो वो अपना जो डेली रूटीन होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, और इस ऐसे पेशेंट में तो इतना सारा मूवमेंट है बॉडी में, बहुत लेथार्जी होगा उसके बॉडी में, इसलिए ही इज लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड सोशल विड्रॉल, समाज से विड्रॉल इसलिए करेगा क्योंकि जब वो अपने नॉर्मल परफॉर्म नहीं, जैसे कि हाँ नॉर्मल सी बात है, अगर सर्दी खांसी होती है फिर थोड़ा सा कुछ इलनेस हो जाती है तो हम लोग किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि अकेलापन रहना महसूस पसंद करने लगते हैं। तो सोचिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियस बात है कि सोशल विड्रॉल करेगा ही करेगा, डिप्रेशन होगा, इंसोमिया होगा। इंसोमिया इसलिए होगा, नींद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो बेचारा बेचैन है, सोने की कोशिश कर रहा है, उसका हिप मूवमेंट कर रहा है, उसका बैकबोन बैक जो पार्ट है वो मूवमेंट कर रहा है, हाथ मूवमेंट कर रहा है, लैग मूवमेंट कर रहा है, फैटिक थकावट महसूस कर रहा है, क्योंकि लगातार उसके बॉडी में मूवमेंट हो रही है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, जिस वजह से वो फैटिक महसूस करेगा। फ्रिक्वेंट थाउट ऑफ डाइंग और सुसाइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक नॉर्मल बीमारी, एक बहुत ज्यादा सीरियस और सीवियर कह सकते हैं इलनेस है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं पर्सनालिटी चेंजेस आएगी, पर्सनालिटी चेंजेस तो आएगी ही ना। उसके बाद आता है लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, यानी कि सेक्सुअल फीलिंग जो होती है वो उसमें लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, कब था, कैसे था, मम्मी को था, पापा को था, पापा को था, दादा को था, कब था, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, जिससे कि हमने देखा था कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि क्या उसको ओरिएंटेशन डिसओरिएंटेशन तो नहीं, यानी कि उसका टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग उसको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, ये सब करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जो हंटिंगटन्स डिसऑर्डर होता है ये एक प्रकार की नर्वस डिसऑर्डर यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। कि पेशेंट कॉन्शियस तो है ना, ज़्यादा लेथार्जी तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करेंगे। उसका जो नर्व्स है यानी कि जो मोटर रिफ्लेक्स है, सेंसरी रिफ्लेक्स है, सब कुछ काम कर तो रहा है या नहीं, ये सब चेक करेंगे। उसका सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई, बेसिकली एमआरआई होगा, एमआरडी लिखा हुआ, एमआरआई करेंगे। उसके बाद जो है ईईजी करेंगे। व्हाट इज ईईजी? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ईईजी में हम ब्रेन का जो एक्टिविटी होता है उसको असेस करते हैं, उसको एनालाइज